कोरोना संक्रमण का पता लगाने में सीटी स्कैन कारगर साबित हुआ। इसी तरह रेडियोलॉजी के दूसरे जांच उपकरण मेडिकल साइंस का अहम हिस्सा है। आइए इस पर और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं सिम्स के रेडियोलॉजी विभाग प्रमुख डॉक्टर अर्चना सिंह से। दर्शकों, आप जो ये मेरे पीछे बड़ी मोटी मोटी किताबें देख रहे हैं ना, ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए है, नॉलेज के लिए है। जो डॉक्टर्स हैं वो भी लगातार प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई कराते हैं और जब मरीजों का इलाज करते हैं तो इस तरीके से उनका जो स्पेशलाइजेशन है उसमें और निखार आता चला जाता है। लोकसभा टीवी पर मैं हूं दिलीप जगवानी, आपका स्वागत करता हूं और एक्सपर्ट व्यू का एक और एपिसोड आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में डॉक्टर अर्चना सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिम्स में रेडियोलॉजी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वो हमें देने जा रही है। आप बस इस प्रोग्राम को हमारे साथ देखते रहिए। स्वागत है आपका। रेडियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसमें बेसिकली वो एक इमेजिंग डिपार्टमेंट है। मतलब किसी भी मरीज या लोगों की पूरी बॉडी का एक इमेजिन करता है, स्ट्रक्चर्स का, और उस हिसाब से ये जांच करता है। तो रेडियोलॉजी में जो बेसिक इक्विपमेंट्स है जिनके जरिए मरीजों की जांच की जाती है वो है अल्ट्रासोनोग्राफी विथ कलर डॉपलर, ग्रे स्केल भी ये आता है और कलर डॉपलर के साथ भी आता है। दूसरा है एक्सरेस। आजकल ये डिजिटल एक्सरेस आने लग गए हैं जो कि काम बहुत ज़्यादा उसमें फास्ट हो चुका है। और है इसके अलावा सीटी स्कैन, मतलब कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफिक स्कैन, और जो जिसमें एक्सरे का ही उपयोग होता है जांच करने के लिए। एमआरआई होता है जिसमें मैग्नेटिक वेव्स का उपयोग होता है मरीजों की जांच करने के लिए। तो ये सारे टूल्स हैं जो हर एक डिजीज पार्ट या नॉर्मल पार्ट का एक स्ट्रक्चर पूरा शो करते हैं, जिसके जरिए हम ये स्टडी करते हैं, ये जान पाते हैं। अभी हमने देखा कि कोविड की जांच, कोरोना की जांच के लिए डॉक्टरों ने भी सलाह दी लोगों को सिटी स्कैन की, और अभी इसका महत्व बढ़ गया। ऐसा क्यों? एक तरफ तो उसकी जांच का नमूने वाला मामला भी है। सीटी स्कैन का जांच इस बार जो दूसरी लहर कोविड की चली उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि जो वेरिएंट कोविड का आया, जो जिसकी वजह से सेकेंड टाइम ये कोविड आया, उसमें कई ऐसे स्ट्रेन्स हुए जो कि RT-PCR टेस्ट जो है उसको कई चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर पाए। मतलब वो टेस्ट कई लोगों में नेगेटिव आया। तो और लेकिन उन मरीजों का अगर हमने सीटी स्कैन किया तो उसमें छोटी से छोटी जो चीज़ें चेंजेस आई उनके लंग्स में, वो भी हमको डिटेक्ट हुए। इसलिए सेकेंड लहर के समय सीटी स्कैन का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और दूसरी बात यह है कि सीटी स्कैन चूंकि इतनी बारीक और गहरी जांच है, HRCT जिसको बोलते हैं, दैट इज़ द हाई रिजोल्यूशन सीटी। मतलब बहुत अच्छे से वो रिजोल्यूशंस में हम उसको देख सकते हैं, बहुत बारीकी से हम लंग में जो भी चेंजेस आए होते हैं कोविड में वो उसको देख सकते हैं। तो इसलिए अगर मरीज को सिम्टम है और RT-PCR नेगेटिव भी आया है उसका, तो ऐसे में अगर सीटी स्कैन करते हैं तो उस मरीज के ट्रीटमेंट के लिए एक गाइडलाइन मिल जाता है, क्योंकि सीटी स्कैन जो है लंग में हुए चेंजेस को बहुत जल्दी पकड़ लेता है और वो कितनी दूरी तक एक्सटेंड हुआ है, उसका क्या सिवियरिटी स्कोर है, ये सब देख करके ट्रीटमेंट में मदद मिल जाती है, जिससे मरीज की जान बचाई जा सकती है। ये दर्शकों काफी महत्वपूर्ण बात आपने भी नोट की होगी कि बहुत सारे लोगों ने सिटी स्कैन कराया और समय पर उन्होंने कोरोना से निजात पाई है। अभी बीच में हमारे एक फंगस नाम की चीज़ आई है। फंगल इन्फेक्शन तो पहले से ही हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ों में हमने पाया है। ये कितना घातक है? देखिए, अभी जैसे ही ये हमारा कोविड का चला और उसके बाद एक मीडिया ने नाम दिया है ब्लैक फंगस। बेसिकली ये म्यूकोरमाइकोसिस इसका नाम है मेडिकली, जिसको पहले जाइगोमाइकोसिस के नाम से जाना जाता था। और ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो कि बहुत रेयर है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, ये पहले भी होता था, लेकिन अब इस समय कोविड के बाद वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों को मिलने लगा है। ये एक रेयर डिजीज़ है, रेयर फंगल इन्फेक्शन है। हालांकि जब ये हो रहा है अभी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स को, तो ये बहुत घातक भी सिद्ध हुआ है। तो इस समय ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिटेक्ट हुआ है म्यूकोरमाइकोसिस। बेसिकली ये जो फंगस है
ये एनवायरनमेंट में अवेलेबल होता है, हाँ। मौजूद है, सॉइल में मौजूद है। और जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ जो सॉइल उड़ते हैं डिस्ट्रक्शन से, उसमें ये होता है, डैम्प एरियाज में होता है। हवा में हमने सुना है कि कोरोना हवा से होता है, या फिर खांसने छींकने, हवा में जो चीज़ें हैं, वायरस जो है वो इफेक्ट करता है। फंगस भी कुछ इसी तरह का है एक प्रकार? जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि फंगल जो इन्फेक्शन है वो कंटाजियस नहीं है। जैसे कोरोना के लिए हम कह रहे थे कि कंटेजियस मतलब तो नहीं, लेकिन फिर भी वो खांसने छींकने से उसके स्पोर्स फैल रहे हैं, मतलब उसके जो वायरस है वो दूसरे को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब था। तो बेसिकली फंगल जो है कंटेजियस तो नहीं है ये, लेकिन ये एनवायरनमेंट से स्पोर्स बॉडी के अंदर जैसे ही जाता है तो वो इन्फेक्ट करता है। लेकिन अगर बॉडी जो है इंजर्ड है, स्किन डैमेज है, बहुत बुरी तरह का जला हुआ पेशेंट है, या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, जो अभी हमने देखा है कि जो काफ़ी इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स जो यूज़ किया गया है स्टेरॉइड, उसकी वजह से, या कई कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कैंसर के पेशेंट्स, HIV के जो ऑलरेडी जिनका इम्यूनिटी लेवल डाउन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनका हुआ है, जिनमें स्टेम ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, तो ये सारे पेशेंट्स जिनका इम्यूनिटी लेवल ऑलरेडी डाउन है, तो इनमें जब ये स्पोर बॉडी के अंदर जाता है तो वो बहुत जल्दी अपना असर वहाँ पे शुरू कर लेता है, सक्रिय होने का मौका मिलता है। जी हाँ। ये एक बहुत ही काम की जानकारी दर्शकों आपको डॉक्टर अर्चना सिंह ने दी है कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो किस तरह से सक्रिय होता है बॉडी में, और खासकर वो पार्ट बाय पार्ट सक्रिय होता चला जाता है। और खास बात यह है कि वो अपनी जीवित रहने के लिए अंदर से ही पोषण लेता है, जिससे कि उसके आसानी से खत्म होने की जो बात है वो हम नहीं कह सकते। हमने सुना है कि जो फंगल इन्फेक्शन है ब्रेन तक चला जा रहा है, हड्डियों या दूसरी चीज़ों को भी इफेक्ट डालता है। उसकी सक्रियता इतनी तीव्र कैसे है? बेसिकली देखा जाए तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब जब इसने बॉडी में गया और उसके बाद अपने साइन और सिम्टम चालू किए, वो तकरीबन 1 से 2 सप्ताह है। तो इस दौरान डायग्नोसिस अगर उसकी हो जाती है तो ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये लेट हो जाता है डायग्नोसिस में, तो ये पहले साइनस में अगर वो स्पोर है तो साइनस को अफेक्ट किया, और उसके बाद वो ऑर्बिट में चला जाता है, विजन को अफेक्ट करता है लेट होने से, और उसके आगे यदि वो ब्रेन तक पहुंच गया ऑर्बिट के आगे, तो ब्रेन में आने के बाद मतलब ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है और उसमें चांसेस सर्वाइवल के कम हो जाते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली कहलाता है राइनो ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस या राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, अगर उसने ब्रेन तक ऑक्यूपाई कर लिया है तो। आपके लिए भले ही ये शब्द थोड़े से कठिन होंगे समझने के लिए, लेकिन बातों का जो सिलसिला हमारा चल रहा है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सरल तरीके से आपको बताया जाए कि आप किस तरह से प्रिकॉशन रखें। अगर आपकी कोई इंजरी हुई है, आपकी कोई सर्जरी हुई है, ट्रांसप्लांट हुआ है कोई आर्गन आपका, तो ऐसे पेशेंट्स को खास तौर पर जो डायबिटिक हैं उनको बड़ी ही देखभाल करनी है। बच्चों के लिए फंगल इन्फेक्शन, उस पर हम अगर बात करें तो देखिए, ये इन्फेक्शन तो एनवायरनमेंट में जैसे मैंने बताया कि मौजूद ही होता है, पहले भी हो, हर एक दूसरे व्यक्ति में भी अंदर जाता है, लेकिन उनको अफेक्ट नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, मतलब जिनकी इम्यूनिटी लेवल डाउन है, चाहे वो बच्चों में ही हो, इम्यूनिटी लेवल अगर काफ़ी डाउन है और उसको वो अपॉर्चुनिटी अगर उस फंगस को मिल जाती है तो वो वहाँ अपनी जगह बना लेता है। दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि लोक स्वर टीवी पर ये कंटिन्यू जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं एक्सपर्ट व्यू, इसमें हम डॉक्टर, उनके स्पेशलाइजेशन, उनका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है इस कोरोना काल में, खास तौर पर वो जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनसे हमने चर्चा का जो सिलसिला शुरू किया है आपके काम आ रहा होगा। आप उनकी सलाह पर अमल कर रहे होंगे और इससे आप एक हेल्दी फैमिली के साथ आप समय बिता रहे होंगे। आपने अपना कीमती समय हमको दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही एक और एपिसोड दर्शकों हमने आपके साथ पूरा किया। डॉक्टर अर्चना सिंह यहाँ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हैं यहाँ सिम्स में। उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाई है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ मुझे दिलीप जगवानी को दीजिए विदा, और आप देखते रहिए लोक स्वर टीवी।